नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक का खास शो। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार की पॉलिसीज का अलग अलग इंडस्ट्री पे क्या असर देखने को मिला, और आज बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। उस पर भी एमबीडी ग्रुप की क्या योजनाएं हैं, उनका किस तरीके का विस्तार हो रहा है, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ एमबीडी ग्रुप की मैनेजमेंट इसमें मौजूद है। मेरे को ज्वाइन कर रही है मिस मोनिका मल्होत्रा कंधारी, मैनेजिंग डायरेक्टर एमबीडी ग्रुप, और साथ ही साथ मिस सोनिका मल्होत्रा कंधारी, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमबीडी ग्रुप। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है यूपी पर। थैंक यू। सबसे पहले मोनिका मैम, आपके पास में आता हूँ। एमबीडी ग्रुप तो हम जानते थे कि पब्लिशिंग हाउस है, ये पब्लिशिंग हाउस से लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जर्नी कैसे रही। मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। एमबीडी ग्रुप का अभी अभी अनाउंसमेंट ये हुआ है कि रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ इन्होंने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया है, तो पहले तो उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अब आप बताएं, आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही। 70 साल करीब पहले ये ग्रुप का जन्म हुआ था। हमारे फाउंडर फादर श्री अशोक कुमार मल्होत्रा, हमारे फादर जो हैं, उन्होंने इस ग्रुप की नींव रखी थी। और उस समय हमने हम सिर्फ पब्लिशिंग हाउस ही थे। पहली किताब मेरे पापा ने खुद लिखी थी। तो उस किताब से आज हम अगर मैं बात करूं तो वी टेक प्राइड इन कि हम एक ऐसे पब्लिशर हैं जो हर सब्जेक्ट, हर क्लास, हर मेजर लैंग्वेज, हर मेजर बोर्ड के लिए किताबें और डिजिटल रिसोर्सेज बनाता है इंडिया में और कई और कॉन्टिनेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स में भी। हमारी जो जर्नी है उसमें एडटेक का बहुत बड़ा रोल है। हम उसमें भी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। K-12 अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो हम नंबर 1 पोजीशन होल्ड करते हैं। कोई भी नया मेथोडोलॉजी हो, इनोवेशन हो, इस वर्टिकल में, किसी वर्टिकल में हमारा रुझान रहता है कि उसको अडॉप्ट किया जाए, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो AI हो। 22 साल पहले हम लोगों ने कदम रखा था हॉस्पिटैलिटी में। इस होटल के साथ जहां हम आज बैठे हैं, रेडिसन एमबीडी, ब्लू एमबीडी होटल नोएडा। यूं ही एक बारी बस कॉन्वर्सेशन में मेरी मदर ने कहा कि हम इतना होटल चाहते हैं, इतना हमें पसंद है बाहर खाना, अपना होटल होता तो कितना अच्छा होता। बस उस टाइम से शायद पापा इस बात में जुट गए कि मुझे अब उनका सपना पूरा करना है, तो वो उस तरफ उनका रुझान हो गया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब उन्होंने बोला खाना खाने की एक चाह हम है बहुत होटल बाहर में, तो जाते थे होटल एज ए फैमिली। होटल इंडस्ट्री में चलो। हाँ, कहते इतना है तो हम अपना क्यों नहीं खोलते। उन्होंने बस अपने एक भोलेपन में एक अपनी इच्छा जाहिर करी और उसके बाद पापा को लगा कि मुझे उनका सपना पूरा करना चाहिए। तो विजनरी थे हमारे फाउंडर। यहाँ पे उन्होंने देखा कि आगे आने वाले सालों में ये सबसे प्रोमिनेंट प्लेस मानी जाएगी। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वैसे ये यूपी का मेन एरिया होगा जहाँ पे ये सेक्टर 18 है। नोएडा। जी, नोएडा को वो एक देख पा रहे थे कि ये सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग मार्केट होने वाली है, शायद compete करेगी बहुत मेजर सिटीज़ के साथ भी। तो उन्होंने उस टाइम पे इस पे बेट किया जिस टाइम पे लोग लिमिटेशन देख रहे थे कि पता नहीं ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। वो कह रहे थे, उनकी कन्विक्शन थी ये पक्का ग्रो करेगा। तो आज मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो जो 22 साल का सफ़र है उसमें उनका सोचा हुआ जो विज़न है, मेरे ख्याल से वो धरती पे उतरा है। सोनिका और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इतना अच्छा कि जी रेडिसन ग्रुप के पोर्टफोलियो में हम हाईएस्ट परफॉर्मिंग हैं और हमारा जो कंपटीशन सेट है उसमें सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू ARR है। और अगर मैं बात करूं आज तक जो हमने सफ़र तय किया अपनी टीम के साथ सोनिका के लीडरशिप के अंडर, तो इतने सारे अवार्ड्स और एलोकेट्स मिले हैं, इतनी सारी रिकग्निशंस मिली हैं, जिसकी वजह से आज का दिन है, जो आज की पार्टनरशिप, आज की जो एग्रीमेंट हुआ है जिसके बारे में मैं चाहूँगी सोनिका बात करें। तो ये सफ़र आज तक का बहुत ही इनरिचिंग रहा और इंडस्ट्री में एक आइकॉनिक होटल के नाम से हमें इस्टेब्लिश कर गया और एक बहुत सुलझे हुए मैनेजमेंट प्लेयर की रूट्स रेडिसन होटल ग्रुप ने हमें देखी, जिसकी वजह से आगे की जर्नी हमारी अब की तय होती है। तो मैं सच चाहूँगी बार-बार यही बोल रहे हैं कि एमबीडी ग्रुप ने फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइन किया है रेडिसन ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ। तो सोनिका जी से फिर उसी हाँ, के बारे में प्लीज उससे बात। तो मैम ये फिर इस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के बारे में बताएं, और रेडिसन की कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो एमबीडी ग्रुप अब इस फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के तहत संभालेगा। एक्चुअली हमने केवल फ्रेंचाइज एग्रीमेंट नहीं करा है, हमने मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करा है जो पूरे इंडियन रीजन पे प्रिवेल करेगा। तो इस मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के तहत जो उनका लग्जरी ब्रांड है विच इज़ रेडिसन कलेक्शन,
और जो उनका लाइफस्टाइल ब्रांड है रैडिसन रेड, उन दोनों ब्रांड्स को हम इंडियन रीजन के लिए टेक केयर करेंगे। एंड दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड co-branded Radisson Collection MBD और Radisson Red MBD। और इस मास्टर फ्रेंचाइज के अंदर हम बाकी लोगों के, बाकी होटल ओनर्स के एसेट्स को मैनेज करेंगे और उनको डेवलप करने में मदद करेंगे। और उसमें जैसे हम सोच रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 10 years हम 50 होटल करेंगे अक्रॉस रैडिसन कलेक्शन जो लग्जरी होटल है और रैडिसन रेड जो लाइफस्टाइल होटल है, 50 होटल करेंगे इन द नेक्स्ट 10 years। तो उसमें मोस्टली वो होटल्स होंगे जो बाकी होटल ओनर्स ओन कर रहे हैं जिनको हम मैनेज करेंगे जी। और हो सकता है कि उसके अंदर 20% ऐसे होटल्स होंगे जो हमारे खुद के भी होंगे। तो वो किस एरिया में होंगे, किस बेल्ट में? क्या उत्तर प्रदेश को गिना जाएगा उसमें? ये एक प्रेफर्ड मार्केट है क्या आपकी? देखिए, हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारे लिए लकीएस्ट है आउट ऑफ एनी अदर प्लेस इन इंडिया। यहाँ से हमने अपनी हॉस्पिटैलिटी की जर्नी शुरू करी नोएडा से, और हमने इतना नाम कमाया अपने फाउंडर फादर की ब्लेसिंग्स और भगवान की ब्लेसिंग से कि आज रैडिसन होटल ग्रुप में ये नोएडा का होटल इज़ अ टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग होटल। हमारे नोएडा के रीजन में वी आर द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग। तो हमारे लिए तो नोएडा इज़ वेरी वेरी लकी। और हम अपना इंटरनली टीम में भी कहते हैं ये हमारे लिए उत्तर प्रदेश नहीं है, उज्जवल प्रदेश है, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत उन्नति करी और बहुत नाम कमाया और बहुत ख्याति कमाई। फिर मोनिका मैम, ऐसा क्या उत्तर प्रदेश में ट्रांजिशन हो गया? बिकॉज आपने जब से ये संभाला है, इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, तो उसके बाद आपने क्या ट्रांजिशन देखे उत्तर प्रदेश में होते हुए? योगी सरकार के कार्यकाल में ऐसा क्या बदल गया जो पहले आपको लगता था कि लैग कर रहा था उत्तर प्रदेश में, और अब एकदम से एक ट्रांजिशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया? जिस वक्त हमने इस होटल की एक्विजिशन की थी, बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में की थी, तो उस वक्त तो दूरंदेशी ही का ही बेस रहा कि उसके बेसिस पे कि भी हाँ यहाँ होटल होना चाहिए। पर जब मैं देखती हूँ तो मैंने एक फिनोमिनल चेंज देखा है कि एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है इस एरिया की तरफ, कि लोग बहुत यहाँ पे आके घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है जिसमें बहुत क्राउड पुल होता है इस तरफ। राइट। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जो कनेक्टिविटी पूरी एनसीआर रीजन की हुई है, उसमें अब ये मतलब बिल्कुल दूर नहीं है। ऐसा लगता है कि सिटी का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, तो वहाँ से भी इन्फ्लक्स और रीजन से भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है आगरा का, और इसका जो वो ट्रायंगल की वजह से भी बहुत ट्रैवलिंग इसमें आती है। इतना अच्छी और इतनी उम्दा रोड्स बन गई हैं, और ख़ासकर लोग अब सिक्योर बहुत फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि अगर लेजर के लिए भी आना है तो ये एक उनकी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनी है, और वो पुश करती है हर चीज़ को। और हमने भी ये कोशिश करी है कि जैसे मार्केट ग्रो करी, हमने और इस प्रोडक्ट को और बेहतर करने के लिए इसमें साल भर साल पैसे लगाए हैं, ताकि वो मार्केट की तेज़ी से हम उसको अट्रैक्ट होते हुए हमने इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करी है। और केंद्र सरकार का भी फोकस है और राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का भी फोकस है कि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एलोकेशन बढ़ता है बजट में। हमने देखा है हर बार ऐसा ही होता है। बिल्कुल, टूरिज्म पे बहुत फोकस है। पिछले हर साल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और मेरे ख्याल से कोरोना के बाद से तो हमने डोमेस्टिक ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा देखी है। सेंटिमेंट ही लोगों का बदल गया है ट्रैवलिंग को लेके। बहुत ज़्यादा शायद ज़िंदगी जीने की चाह बढ़ गई है। तो कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन एल्केमिस्ट वर्क हुआ है वहाँ पे। कोरोना के बाद हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ने बहुत अच्छी ग्रोथ। पर ऐसा होता है क्या, यूथ आजकल खर्चा बहुत करता है, मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। पहले के ज़माने में तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा तो नहीं घुमाते थे, अभी तो यंगस्टर्स ही निकल लेते हैं। इंडिविजुअलिज्म हो गई, लोगों की थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंडिंग पावर भी इंक्रीज हुई है यंग जनरेशन की तरफ। लोग जल्दी भी अपने प्रोफेशंस में कदम रख रहे हैं। इंटरनेट ने बहुत सारी एवेन्यूज़ खोलने हैं जिसमें वो कमा सकते हैं। कुछ अगर मैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो घर में बैठ के कमाने के बहुत तरीके इंटरनेट ने दिए हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग आर्स के हम जो वुमेन के लिए काम करती हैं, घर में बैठ के भी अगर वो कमाना चाहें तो हर एक को इंडिपेंडेंस मिल रही है, चाहे वो यूथ हो,
वुमेन भी कोशिश कर रही है अपने आप डिपेंडेंट होने के लिए, चाहे वो घर में बाहर इतना ना जा सके। तो जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है तो नेचुरली मेरे ख्याल से वो पूरे इस इकोनॉमी के पहियों को चलाना शुरू कर देती है। तो मुझे लगता है पूरा इकोसिस्टम जो है बहुत फेवरेबल है, और हम बहुत अच्छे जंक्शन पे बैठे हैं। जो आज एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके तहत जो रेडिसन रेड है वो एस्पिरेशनल लोगों के लिए है, जो यंग जनरेशन है वो बड़ा बोल्ड और वाइब्रेंट उसका प्रोडक्ट होगा। तो वो उनको बहुत मेरे ख्याल से इसकी बहुत डिमांड है। सैचुरेशन अभी बिल्कुल हम उसके करीब नहीं हैं, और मार्केट्स डेवलप होती जा रही हैं, सैचुरेशन के पॉइंट से हम दूर जाते जा रहे हैं। जितने होटल्स हम ला सकें उतना बेहतर रहेगा। और लग्जरी सेगमेंट में भी जैसे कि सोनिका ने कहा कि शायद अब लोग ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं आफ्टर कोरोना, वो देखा गया है कि लग्जरी सेगमेंट अब बहुत सारे लोग उसको सेवर करते हैं, चाहे वो वेडिंग्स मार्केट हो, माइस हो, या डोमेस्टिक लीजर ट्रैवलिंग हो। तो और गवर्नमेंट का फोकस तो शायद बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहा है। एक और सेगमेंट है और वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म का। उसमें तो हमने देखा है इस बार जब कुंभ मेला लगा था तो उसमें कितना एकदम से टूरिस्ट आते हुए नजर आए। तो उससे अब सरकार को एक और मॉडल मिल गया कि हाँ ये बहुत तगड़ा मॉडल है और इससे टूरिज्म। 2 बार कम गई है मैम। 2 बार आप कुंभ जाके आए हो? हाँ जी हिम्मत की बात है। हिम्मत तो है लेकिन भगवान ने बुलाया था, हिम्मत तो उसी से ही आती है। राइट ऑन। लेकिन सवाल यही था कि क्या आपका ग्रुप एमबीडी ग्रुप अभी छोटे शहरों को भी टारगेट करेगा, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को, और स्पिरिचुअल टूरिज्म एक नई वेव है इस वाले इंडस्ट्री में, उसको आप कैसे टैप कर रहे हो? देखिए, अगर मैं रैडिसन कलेक्शन की जो लग्जरी की बात करती हूँ, आप किसी भी लग्जरी ब्रांड से सोचेंगे तो वो कहते हैं कि हम टियर 1 सिटीज़ में आएंगे, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एक्सेट्रा। बट मेरे विचार में, और इट्स एक्चुअली प्रूवन ऑन ग्राउंड ऑल्सो, कि जो हमारी स्पेशलाइज्ड लोकेशंस हैं वो बहुत अच्छा एडीआर कर रही हैं। जैसे हम अपना खुद उदयपुर में भी होटल लेकर आ रहे हैं। बट नॉट विद स्टैंडिंग दैट, जो आपने बात करी जो रिलीजियस टूरिज्म में, वहाँ पे वो इतना स्ट्रॉन्ग ARR कर रहे हैं। अगर आप अगर आप इनकी बात कर लीजिए, ऋषिकेश, वाराणसी, इन सब के ADRs आर टियर 1 सिटी से भी ज़्यादा, वो दुगना ADR कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से व्यूअर्स को बताना, एवरेज रूम रेट, एवरेज रूम रेट ARR, हाँ जी, एवरेज रूम रेट, ओके। एवरेज डेली रेट कह लीजिए उसके, तो ADR हो जाता है, एवरेज रूम रेट दोनों चीज। तो ये जो छोटे शहरों के होटल्स दे आर डूइंग मच बेटर देन उदयपुर इज डूइंग द हाईएस्ट ARR इन द कंट्री। हाँ जी, और इवन प्लेसेस लाइक वाराणसी, दे हैव, उनका एक्सेप्शनल पोटेंशियल है। तो मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग विचार है कि मैं वहाँ पे एक रैडिसन कलेक्शन होटल डेफिनेटली करूँगी। वहाँ पे देखिए थोड़ा क्यूरेटेड लग्जरी बनेगा, बुक बॉक्स स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे कि मैं 250 कमरा का होटल बनाऊँगी मैं सुपर लग्जरी, बट उसमें आपके बनेंगे अबाउट 50 से 60 कमरों का सुपर लग्जरी होटल बनेगा। एंड वहाँ पे डिमांड एग्जिस्ट करती है, लोग पे करते हैं और करेंगे भी जी। तो मेरे हिसाब से रिलीजियस टूरिज्म, लग्जरी रिलीजियस टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री में, बहुत कैप्टिव डिमांड स्ट्रॉन्ग है, एंड वी नीड टू कम अप एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ वहाँ पे आने की ज़रूरत है। यूपी गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है फिर? आप क्या चाहते हो सरकार ऐसा क्या करे इंडस्ट्री के लिए जो और फ्लरिश होती हुई नजर आए? वेल मुझे लगता है जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस है उसको बनाए रखना चाहिए। जो आपकी जो मेन कनेक्टिविटीज़ हैं उस पर इस तरह की सहूलतें और सर्विसेज होनी चाहिए जो एक ट्रैवलर के लिए बहुत आसानी पैदा पर ये जो आसानी वाला शब्द है ना, ये मैं खुद गया था प्रयागराज इस बार तो आसान तो नहीं था, बिकॉज वो छोटे से शहर में इतने सारे लोग जब एक साथ आ जाएंगे तो कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल पाएगा इतने सारे लोगों को? ये तो आधा हिंदुस्तान आ गया था ये वहाँ तो पे। मेरे ख्याल खिंचाव था गंगा मैया को, जो इतने सारे लोग तो आए यही जो हमारी सोच से ऊपर आए। तो पर मैं एक नॉर्मल कोर्स की बात कर रही हूँ कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते रहना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, और कनेक्टिविटी जितनी ज़्यादा रोड से जो अब कर रहे हैं वो जो ऑलरेडी इन प्लेस है। ट्रेन्स बहुत कम थी, बहुत मतलब हाँ, अब यहाँ पे मेट्रो का इवेंट था, वो एक्सेप्शनल इवेंट था। हाँ, पर उससे सीखने को भी बहुत मिला उस वाले इवेंट से। बिल्कुल। अब प्रयागराज में जैसे मेट्रो से कनेक्टिविटी बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रही है, फिर अभी एयरपोर्ट की जो बात है आने वाला है, मेरे ख्याल से आगे आने वाला वक्त बहुत अपवर्ड लुकिंग है पूरी यूपी को लेकर, और इससे और जगहें जो आसपास की हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने को तैयार है क्या उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में?
देखिए हॉस्पिटैलिटी नॉट जस्ट इन यूपी, बहुत ही अपवर्ड लुकिंग सेगमेंट है फॉर इंडिया। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स का ह्यूज प्लान्स हैं इंडिया के लिए, और देर आर बिग फंड्स। आप बड़े बड़े फंड्स की बात करें, ब्रूकफील्ड, ब्लैकस्टोन, सब लोगों का हॉस्पिटैलिटी की पोर्टफोलियो पे बहुत अच्छा फोकस है। और यूपी में ये जो झेवड़ एयरपोर्ट आने से तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ डिफरेंट लेवल ऑफ टूरिज़्म बूम आएगा, जो मुझे लगता है हम लोगों के विचार से काफ़ी ज़्यादा ही आगे निकल के आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यूपी इज़ कि वो बेस्ट ऑपरेटर्स, बेस्ट माइंड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं टू कम अप विद द बेस्ट प्रोडक्ट। अब आप अगर झेवड़ एयरपोर्ट देख लो तो वो ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है टू गेट द बेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द ओवरऑल मैनेजमेंट एंड द टेक्निकल डिज़ाइन। और मुझे लगता है कि झेवड़ एयरपोर्ट आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट को काफ़ी बड़ा सेटबैक लगेगा। आप थोड़ा रेगुलर इंटरव्यू दिया करो ना यूपी तक को, थोड़ा हमको भी सीखने को ज़्यादा मिलता है। नहीं, अभी दूसरी चीज़ ये है मैम, जैसे आपने अभी इंटरव्यू के स्टार्ट में बोला था कि नहीं एमबीडी ग्रुप ये जो यंगस्टर्स हैं इनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत काम करता है। तो मेरा तो सवाल मिलेनियल्स और जेंजी के ऊपर ही है। ये होटल्स भी जो आजकल चुनते हैं वो भी थोड़ा सोशल मीडिया फ्रेंडली होने चाहिए, तो वो कैसे आप उनको कैसे टैप कर रहे हो, कैसे टारगेट कर रहे हो जेंजी को? जो रेडिसन रेड है, वो जो एस्पिरेशनल ब्रांड है, जो वो इस तरह के सेगमेंट को टैकल करता है। वो बहुत, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा इन प्रॉपर्टीज़ का में, और जिस तरह से कंस्ट्रक्ट देश विदेशों में हुई है उसमें टेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली गई हैं जो आजकल की जनरेशन को अट्रैक्ट करे। इस तरह के कलर्स और इस तरह से इसको वाइब्रेंट बनाया गया स्पेसेस को, जो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड भी बहुत अच्छे तरीके से रहेंगी। तो वो उनको माइंड में रख के उस प्रोडक्ट को डेवलप। तो एआई का यूज़ भी कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है अभी होटल सेक्टर में? बिल्कुल, आप बैक ऑफ द डिपार्टमेंट्स अगर देखो तो नेसेंट स्टेप्स तो ऑलरेडी एआई के हैं ही हैं, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो। गेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए हम यूज़ भी करते थे, अब और बेहतर तरीके से, ग्रैनुलर तरीके से यूज़ हो पाएगा। एआई का यूज़ बहुत, हर इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा होगा। और हॉस्पिटैलिटी का फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें मैन पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये तो सवाल बनता है। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको लगता है कि नहीं एआई की वजह से नौकरी नहीं जाएगी? हॉस्पिटैलिटी इज़ ऑल अबाउट पर्सनल टच, उसके बिना तो उसकी वार्मथ ही नहीं आ सकती। क्या पता फ्यूचर में ऐसा हो कि रोबोटिक्स इतना आगे बढ़ जाए कि ह्यूमन जो है इंटरवेंशन वो थोड़े कम हो जाए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, ऐसा हो सकता है क्या? एक वन टू वन बात करने का जो एक वो वार्मथ जो क्रिएट होती है, जो एनर्जी क्रिएट होती है, वो रोबोट से नहीं हो सकती। क्या पता आपका गिमिक के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं रोबोट को एक थोड़ा सा फैशनेबल फैक्टर देने के लिए, टेक फैक्टर देने के लिए, पर रिप्लेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। क्या पता इन फ्यूचर कोई रोबो ही आपका इंटरव्यू ले रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं और बात है, पर हॉस्पिटैलिटी में सर्विस विद अ स्माइल। नहीं, एज एन एंकर अगर रोबो आपके सामने बैठा होता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्योंकि हमने देखा है इट्स ह्यूज ट्रांजिशन जो अभी हो रहा है। और इंडिया से मेरे को भी बिठा सकते हैं। वो तो आप वर्चुअल भी कर सकते हैं, मैं कहीं और बैठी हूँ तो वर्चुअली आज भी यहाँ आ सकती है। अच्छा, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की हमने बात की तो इसमें फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत इंडिया में अभी आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी फॉरेन टूरिज्म का भी बहुत जोर रहेगा, ज़्यादा लोग आ सकते हैं फॉरेन से अभी? देखिए फॉरेन टूरिस्ट तो आ ही रहे हैं। अगर आप हमारे नोएडा का भी मिक्स देखें तो वी आर अबाउट 60% फॉरेनर्स एंड 40% डोमेस्टिक। यहाँ पे इतनी ITs कंपनीज़ हैं जो आ रही हैं, जिनका टॉप मैनेजमेंट हमारे पास ही रुकता है, बी इट फ्रॉम UK, US, फ्रांस, जापान, लॉट ऑफ नेशनैलिटीज़, कोरियंस हु आर कमिंग इन एंड स्टेइंग इन विद अस, हमारे साथ ही रुकते हैं वो लोग। और बट यूपी में डोमेस्टिक टूरिज़्म इज़ सो स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आज अगर मैं कहती हूँ कि फॉरेन टूरिज़्म फ्लैट भी रहे, नो ग्रोथ, डोमेस्टिक कैप्टिव कंजम्पशन और उनकी डिस्पोजेबल इनकम इतनी बढ़ती जा रही है कि वो खुद ही अपने होटल्स को इतनी स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी लेवल्स दे रहे हैं कि वी डोंट इवन नीड टू लुक आउटसाइड। तो फिर आखिरी सवाल ये होगा कि एमबीडी ग्रुप आने वाले 5 साल में आप क्या विजन लेकर चल रहे हो, कितना बड़ा हो सकता है? अभी तो हमने बात की डोमेस्टिक टूरिज्म की, तो आप फॉरेन मार्केट्स को भी टैप करना चाहोगे ज़रूर, तो क्या विजन लेकर चल रहे हो?
देखिए एमबीडी ग्रुप बहुत वर्टिकल्स में है। हमने एडटेक में बहुत अच्छा नंबर 1 पोजीशन अटेन कर लिया। हॉस्पिटैलिटी में जैसे हमारा ये जो रैडिसन के साथ मास्टर फ्रेंचाइज हुआ है फॉर रैडिसन कलेक्शन एंड रैडिसन रेड, उसमें हम 50 होटल इन द नेक्स्ट 10 इयर्स लेकर आएंगे। एंड जो बहुत फिनोमिनल ग्रोथ होगी हमारे एमबीडी के हॉस्पिटैलिटी फुटप्रिंट में, जिसको हम मैनेज करेंगे और उनको यू नो वी विल गिव देम एक्सपर्टीज़ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो। और हमारा ये अपना नोएडा का होटल, जो ये लैंडमार्क होटल है नोएडा का, उसको हम रैडिसन कलेक्शन एमबीडी में कन्वर्ट करेंगे। ये रैडिसन ब्लू, हाँ, रैडिसन ब्लू कन्वर्ट होगा रैडिसन कलेक्शन एमबीडी में, विच विल जो लग्जरी होटल में कन्वर्ट होगा। एंड एज़ फार एज़ हमारा इंटरनेशनल प्लान्स की है, हम ऑलरेडी एजुकेशन में बहुत बड़ा काम करते हैं साउथ अफ्रीका में। और बाकी और एसेट क्लासेस में जैसे कमर्शियल ऑफिस स्पेस हैं और रेजिडेंसेस हैं, लग्जरी रेजिडेंसेस हैं, जिसको हम डेवलप करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो स्पेशली इन यूके। तो हमारा अभी फोकस पूरा इंडिया में है, बिकॉज जितनी ग्रोथ इंडिया में हो रही है वो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं हो रही है। तो देयर इज़ नो रीज़न कि हम इंडिया को छोड़ के बाहर की तरफ देखें। हमारा तो अभी सबसे बड़ा फोकस इंडिया की तरफ। और मज़ा आ जाता है ना मैम बात करके, एक इंडियन ग्रुप ही जब इतना ज़्यादा ग्रो कर जाए, और विजन भी यही हो कि इंडिया पे फोकस ज़्यादा रखेंगे और विदेश में उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मोनिका जी, बहुत हमें भी शुक्रिया। बहुत सोनिका अच्छा जी, लगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यूपी तक पहुंचने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।